प्यारे बच्चों, अभी तक हम विलियन चैप्टर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। पहली थी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और दूसरी हम पढ़ चुके हैं क्वथनांक में उन्नयन। आज हम तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन, जैसा कि मैंने इस सीरीज के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाली सीरीज के शुरू में बताया था कि अवनमन और उन्नयन दो चीज़ें हमारे व्यवहार में आएंगी। अवनमन का मतलब है डाउन होना, यानी डाउनफॉल अर्थात कमी होना। इसको हम कहेंगे डिप्रेशन। तो हिमांक के अवनमन को हम बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसका मतलब क्या है? जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि अगर किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसका वाष्प दाब घट जाता है, उसके वाष्प दाब में कमी आने लगती है, वो कम हो जाता है। अब वो क्यों हो जाता है ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था। फिर एक बार रिवाइज करने के लिए मैं थोड़ा हिंट दे दूं। ऐसा मैंने आपको बताया होगा कि मान लीजिए एक बर्तन है, इसमें हमने शुद्ध विलायक भर दिया है। ये अब चूंकि इसमें कोई विलेय नहीं मिला हुआ है तो सभी अणु इस विलायक के ही हैं, अंदर भी और इसकी सतह के ऊपर भी। किसी भी टेम्परेचर पर जितने अणु वाष्प में बदल रहे हैं उन अणुओं के कारण इस फ्री सरफेस पे या विलयन के इन बाउंड्री वॉल पर जो दाब लग रहा है उसे हम कह रहे हैं वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। अब यदि इसमें हम कोई अवाष्पशील विलेय, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, वो मिला दें जो वाष्पशील होता ही नहीं है, तो उसको मिलाने से कुछ अणु अवाष्पशील विलेय वाले भी इसके स्थान को घेर लेंगे, जिससे वाष्प बनाने वाले अणुओं की संख्या कम हो जाएगी और इसी के कारण वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। वाष्प दाब की इस कमी को हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है। अगर हम इसका अनुपात वास्तविक शुद्ध विलयन के वाष्प दाब से कर लें तो उसे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कह रहे थे, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो हमें यहाँ केवल ये समझना है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है उसका रीजन मैंने आपको ये समझा दिया है। अब मान लीजिए किसी भी विलयन का वाष्प दाब जो शुद्ध अवस्था में है, किसी भी शुद्ध अवस्था में विलयन का वाष्प दाब कोई निश्चित मान होगा। अगर हम उसमें कोई विलेय मिला दें जो कि अवाष्पशील है तो वो वाष्प दाब कम हो जाता है। इस कमी को हम क्या कहेंगे? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसी लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इस्तेमाल हम हिमांक का अवनमन ज्ञात करने में करेंगे। कैसे करेंगे? इसके लिए पहले हमें एक चीज और समझना पड़ेगा। अवनमन तो आप लोग समझ गए, लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब में अवनमन। ऐसे ही हिमांक में भी अवनमन होगा। तो इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि हिमांक क्या है। तो बच्चों, हिमांक, जैसे मैंने अभी पिछले लेक्चर में आप लोगों को क्वथनांक का उन्नयन में क्वथनांक की डेफिनेशन बताई थी कि आप लोग जो डेफिनेशन यूज करते हैं कि जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वो क्वथनांक है। भैया ये बच्चों वाली डेफिनेशन है,
अपने स्टैंडर्ड की डेफिनेशन थी वाष्प दाब के संदर्भ में, वाष्प दाब के रेफरेंस में। और मैंने क्वथनांक की बताई थी आपको कि वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी गैसीय अवस्था के बराबर हो जाता है या उसकी वाष्प अवस्था के बराबर हो जाता है, वो उसका, या उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वो उसका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के बराबर जब वाष्प दाब हो गया जिस ताप पे भी, वो उसका क्वथनांक कहलाया। ऐसे ही हिमांक में क्या कहेंगे हम, हिमांक की परिभाषा भी हम वाष्प दाब के आधार पर देंगे। तो हिमांक वो ताप है, वो टेम्परेचर जिस पर जो वेपर प्रेशर है शुद्ध विलायक का या किसी भी द्रव का, वो किसके बराबर हो जाए, उस द्रव की ठोस अवस्था के, उसकी सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो इस ताप को हम कहेंगे हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे डिफाइन करोगे, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को उस द्रव का हिमांक कहते हैं। या इस तरह भी कह सकते हो आप इसे, वह ताप, वो टेम्परेचर या वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के साम्य में हो जाए। वह ताप जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था यानी लिक्विड स्टेट और ये किसके साम्य में हो जाए, उसकी सॉलिड स्टेट के। ऐसे जैसे हम मान लीजिए यहाँ पानी है, वाटर, ये लिक्विड स्टेट में है और इसकी सॉलिड स्टेट क्या है, आइस, बर्फ। बर्फ और जल, इनके बीच साम्य जिस टेम्परेचर पर हो जाएगा, वो टेम्परेचर इस जल का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहलाएगा। और ये टेम्परेचर क्या आता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हम सब जानते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम पानी को ठंडा कर दें तो वो बर्फ में बदल जाएगा। ठीक है, बर्फ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें इसी टेम्परेचर पर या थोड़ा बहुत इससे बढ़ाकर, तो वो द्रव में बदल जाएगी। अर्थात ये वो टेम्परेचर है जिसमें ये साम्यावस्था में रहती है। ठीक है, किसी भी ठोस का गलनांक और द्रव का हिमांक सेम टेम्परेचर होता है। बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलकर जल में बदलेगी और जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम के बर्फ में बदल जाएगा। अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ और जल साम्य अवस्था में रहते हैं। किसी भी क्षण जितना बर्फ पिघल के जल में बदलेगा, उसी क्षण जल बर्फ में बदल जाएगा उतनी मात्रा में। ये कहलाती है साम्य अवस्था। तो हिमांक कौन सा ताप है, जिस पर किसी पदार्थ की द्रव अवस्था और ठोस अवस्था के बीच साम्य हो रहता है, या वह ताप जिस पर किसी द्रव की का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ये हिमांक कहलाता है। अब हम इस चीज को एक ग्राफ प्लॉट करके, ग्राफ किसके बीच प्लॉट करेंगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में करा था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच। ये वाष्प दाब है, इधर की तरफ बढ़ रहा है, और ये इधर टेम्परेचर है जो इधर जाने पर बढ़ रहा है। अब इसमें ये देखिए, मान लीजिए मैंने कोई शुद्ध विलायक लिया। अब शुद्ध विलायक का ताप जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसका वाष्प दाब भी बढ़ता जाएगा, तो उसका ग्राफ ऐसे आ जाता है, हमने क्वथनांक में भी बनाया था। अब मान लीजिए मैं इस ताप को कम करता जाऊं तो एक ग्राफ हमारा बनता है ये, ऐसे कम करने पे वाष्प दाब कम होता जाएगा। ठीक, अब आप यहाँ एक बिंदु देख रहे हैं, ये बिंदु क्या प्रदर्शित कर रहा है, इसमें ये वाला बिंदु देखिए,
ये वाला जो ग्राफ है ये है लिक्विड स्टेट का या द्रव अवस्था का ग्राफ। ये द्रव अवस्था का ग्राफ है। और किसकी द्रव अवस्था का है? ये है शुद्ध विलायक की द्रव अवस्था का। शुद्ध विलायक, इसकी द्रव अवस्था का ग्राफ है। जब हम इसके टेम्परेचर को कम करते रहे तो वाष्प दाब भी कम होता रहा, और इस स्थिति में आके ये वाला जो ग्राफ है ये है इसकी ठोस अवस्था का ग्राफ। अब आप कहेंगे कि ठोस अवस्था पे फिर ये बढ़ गया, उसमें वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब कहाँ से आ गया ठोस का? तो भैया ठोस का भी वाष्प दाब हो सकता है। हो सकता है ऊर्ध्वपातन हो रहा हो, या ऊर्ध्वपातन नहीं भी हो रहा, किसी भी ठोस का वाष्प दाब, जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस अवस्था में है, उसमें से भी आपने देखा होगा वाष्प निकलती हुई, तो वाष्प दाब हो सकता है इसका भी। और जो ऊर्ध्वपातन होते हैं उनका कुछ ना कुछ वाष्प दाब अवश्य होता है। तो ये ठोस अवस्था के जो ग्राफ है ये ठोस अवस्था को प्रदर्शित करता है। ये वाला यहाँ से द्रव अवस्था को। तो ये वाला बिंदु ऐसा है जहाँ पर विलायक की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल रही है, और वो बिंदु या वो टेम्परेचर, ये इसको अगर हम यहाँ ऐसे डाल दें नॉर्मल, इसके ये लंब डाल दें, तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये वो टेम्परेचर है जिस पर कोई शुद्ध विलायक द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब ऐसी अवस्था को जिसमें कोई द्रव ठोस में बदल जाता है, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि देखो ये जो वाष्प दाब है, यहाँ इस बिंदु पे वाष्प दाब द्रव अवस्था का भी इतना ही है और ठोस अवस्था का भी इतना ही है। तो वो ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्प अवस्था, द्रव अवस्था का वाष्प दाब और उसकी ठोस अवस्था का वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, वो क्या कहलाता है? हिमांक। तो ये जो टेम्परेचर है ये वाला, ये इसके हिमांक को प्रदर्शित कर रहा है। किसके? शुद्ध विलायक के। तो इसे हम कहेंगे टेम्परेचर किसको प्रदर्शित कर रहा? फ्रीजिंग पॉइंट को। और किसका है ये? शुद्ध विलायक का। तो यहाँ नॉट लगा देंगे, टी नॉट एफ। ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? टी नॉट एफ, शुद्ध विलायक के हिमांक को, इस टेम्परेचर। अब हमने मान लीजिए इस विलयन में, इस शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर ये वाला ग्राफ इसके नीचे जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब में कमी हो गई। ये ग्राफ किसका है? ये विलयन का वाष्प ग्राफ है, वाष्प दाब और ताप ग्राफ। ये किसका है? विलयन का, विलयन सॉल्यूशन का। और ये सॉल्यूशन का द्रव अवस्था का है। अगर हम इसको और टेम्परेचर डाउन करते रहें तो इसको, यहाँ देखो ये कहाँ काट गया, इस जगह। यहाँ इसने काटा किसको? इसको। अर्थात यहाँ आ गई और ठोस अवस्था में बदल गया। इसका मतलब ये वाला जो है ये टेम्परेचर, ये ताप कौन सा है? ये वो ताप है जिस पर विलयन की द्रव अवस्था ठोस अवस्था में बदल रही है। अर्थात विलयन का वाष्प दाब जो द्रव अवस्था का था वो ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो रहा है। और इस टेम्परेचर को हम कहेंगे विलयन का हिमांक, और इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं टीएफ से। इसको हम टीएफ से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ग्राफ देख के हमें पता चलता है कि इसमें टी नॉट एफ यानी शुद्ध विलायक का हिमांक, टी एफ यानी विलयन का हिमांक, तो शुद्ध विलायक का हिमांक अधिक है, विलयन का हिमांक कम है। जबकि क्वथनांक में उन्नयन में उल्टा था, शुद्ध का कम था और विलयन का ज्यादा था, क्योंकि उसमें उन्नयन था, उसमें बढ़ रहा था। इसमें अवनमन है तो इसमें कम होगा। अब जो ये अंतर है टेम्परेचर का, हिमांक का, ये हमें बताएगा डेल्टा टी एफ।
और इसी को हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। तो डेल्टा टी एफ ये क्या कहलाता है? ये हिमांक का अवनमन ये कहलाता है। अब इस हिमांक के अवनमन को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? देखिए यहां से पता चल रहा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू, ये वाला ज्यादा है तो टी एफ नॉट माइनस टी एफ, ये हमारा पहला फॉर्मूला या पहला रिलेशनशिप आ गया है। क्या है ये? हिमांक का अवनमन शुद्ध विलायक के हिमांक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब, सॉरी शुद्ध जो विलयन में हिमांक का अवनमन है वो शुद्ध विलयन का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, क्योंकि ये शुद्ध विलयन का हिमांक है और ये विलयन का हिमांक है। वाष्प दाब तो यहाँ है इस साइड में, ये शुद्ध अवस्था में था और ये विलयन की अवस्था में वाष्प दाब है। तो विलयन का वाष्प दाब कम हो गया, देखो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब था। इसीलिए हमने कहा था कि जब अवाष्पशील पदार्थ मिल जाता है तो वाष्प दाब कम हो जाता है, उसमें अवनमन हो जाता है, और इसी के कारण हमारे हिमांक में भी अवनमन हो गया। तो ये हमारा पहला रिलेशनशिप आया। अब दूसरी चीज, इससे हम आगे बढ़े, हमने प्रयोग किए, हमने क्या किए, वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि जो ये हिमांक में अवनमन है डेल्टा टी एफ, ये किसके समानुपाती पाया गया? डेल्टा टी एफ ये किसके समानुपाती होता है? मोललता के, जैसा कि हमने क्वथनांक में देखा था, वो भी मोललता के समानुपाती था। ठीक है, या इसे हम क्या कह सकते हैं कि जो डेल्टा टी एफ है हिमांक का अपेक्षिक अवनमन, वो समानुपाती होता है अवाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या, अवाष्पशील विलेय के, विलेय लिख दूं कहीं आप लोग विलियन समझ लें इसे, विलेय के मोलों की संख्या बटे, मोललता का सूत्र क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा काय में किलोग्राम में। ठीक है, ये इसके समानुपाती हो गया। अब इससे एक महत्वपूर्ण चीज पता लग रही है हमें कि जो डेल्टा टी एफ है हिमांक का अवनमन, ये किसके समानुपाती है? विलेय के मोलों की संख्या। और मैंने इस चैप्टर के शुरू में बताया था, इसके सीरीज के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, कि वो सभी गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्या गुण कहलाते हैं। तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो हिमांक का अवनमन है जो एक अणु संख्या गुण है। ठीक है ना? अब इस डेल्टा टी एफ को अगर हम इक्वल्स टू में चेंज करना चाहें तो एक स्थिरांक लेंगे। अब चूंकि हम पढ़ रहे हैं हिमांक वाला, तो इसमें हम सफिक्स क्या ले लें? एफ। जैसे क्वथनांक में बी लिया था, इसमें सफिक्स ले लिया हमने एफ, और इसकी जगह मैं मोललता लिख दे रहा हूं, ये इनटू मोललता, या ये लिख दो, एक ही बात है, ये भी लिखेंगे आगे, मोललता। एक सूत्र हमारा ये आ गया, एक संबंध, ये रहा जी, दो, एक नंबर वो और दो नंबर ये, दो सूत्र हो गए हमारे पास। अब इससे जो के एफ है इसमें, ये के एफ क्या है इसमें भैया? जैसे हमने के बी को क्या कहा था? मोलल उन्नयन स्थिरांक, ध्यान रखें। ऐसे ही के एफ को क्या कहेंगे? मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। ऐसे ही मोलल उन्नयन स्थिरांक का एक और नाम था इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ऐसे ही इसका नाम है क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये इसका दूसरा नाम है।
तो के एफ क्या हो गया, मोलर अवनमन स्थिरांक। कभी कभी पेपर में इसी की परिभाषा पूछ ली जाती है कि मोलर अवनमन स्थिरांक को डिफाइन करो। तो हम इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, मान लीजिए इस मोललता का हमने 1 मान लिया। मान लो जो मोललता है उस वो एकांक है, यूनिट है, 1 है उसकी वैल्यू। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, बस परिभाषा आ गई। के एफ मोलल अवनमन स्थिरांक, टी एफ हिमांक में अवनमन। तो मोलल अवनमन स्थिरांक हिमांक में होने वाले उस अवनमन के बराबर है जब किसी विलयन में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घुला हो, अर्थात एकांक मोललता वाले विलयन के हिमांक में होने वाली कमी या अवनमन उसका मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। या ऐसा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक के 1 किलोग्राम में अवाष्पशील विलेय का 1 मोल घोलने पर उस विलयन के हिमांक में आने वाली कमी या होने वाला अवनमन उसका मोलल अवनमन स्थिरांक प्रदर्शित करता है या मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। फिर एक चीज आएगी इसकी मात्रक की। मात्रक इसका क्या होगा, वही ये देखिए मात्रक। अच्छा पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दूं फिर उससे मात्रक निकालेंगे। अब अगर हम मोललता का फॉर्मूला लिख दें, इसमें मोललता बराबर क्या होता है, मोललता पूरा ही लिखूं भाई, मोललता बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये मोललता का फॉर्मूला है, इसको यहाँ ला के रखते हैं। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। ये एक फॉर्मूला हो गया, ये लीजिए नंबर 3 आ गया हमारा ये फॉर्मूला। इसमें जो के एफ है, जो के एफ है उसकी हमने बात अभी करी, मोलल अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है। एक चीज छोटी सी इसमें और ध्यान रखेंगे, अगर इस फॉर्मूले में मैं 1000 की जगह 100 रख दूं, यानी डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 100 डिवाइड बाई स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो इस स्थिति में ये जो के एफ है ये मोलल अवनमन स्थिरांक ना कहला के क्या कहलाएगा, मोलर अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक या आणविक अवनमन स्थिरांक, दो नाम इसके हो गए। अगर 1000 लें तो मोलल और अगर 100 ले लें तो मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक कहेंगे इसे। तो कभी कभी इसकी भी डेफिनेशन आ जाती है कि मोलर आणविक अवनमन स्थिरांक को या मोलर अवनमन स्थिरांक को या आणविक अवनमन स्थिरांक को कैसे परिभाषित करोगे। तो इसमें हमें क्या लिखना है कि यदि किसी अवाष्पशील पदार्थ का या अवाष्पशील विलेय का 1 मोल विलायक के 100 ग्राम में घोल दें तो उस विलयन के हिमांक में होने वाली कमी उसका आणविक या मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाती है। ठीक है, मुझे आशा है कि समझ गए होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें शुरू से, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल दें या पर्सनल नंबर पर मेरे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। पर्सनल नंबर आपको सबको पता ही है मेरा, तुरंत पूछें। लेकिन बच्चों अभी एक शिकायत चल रही है, या तो आप लोग देख नहीं रहे हैं, मेरी मेहनत रंग नहीं ला रही है। चैनल को सब बच्चों ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। आप लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते, जो वीडियो आप तक पहुंचती है उसे बनाने में मेरा आधा दिन खर्च होता है, 4 से 5 घंटे। बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बन पा रही है। पहले उसको मैटर तैयार करना, फिर उसको लोड करना,
वीडियो बनाना, चेक करना, लोड करना, इस सब काम में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर आप लोग ठीक रेस्पॉन्स दें तो मुझे मेहनत में करने में खुशी होगी। इसलिए वीडियो ज़रूर देखें। कोई समस्या हो तो निसंकोच मुझे बताएं। क्लियरिटी हो वीडियो की, या साउंड में प्रॉब्लम आ रही है, या समझने में दिक्कत आ रही है, हर वीडियो के सब्सक्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा। उस लिंक पे जाके आप संबंधित